अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी। इल्म न्यूज़ आपको हमेशा शेफील्ड से ऐसी शख्सियात को मिलाता रहता है कि जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान में से होता है। आज हमारे साथ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और वो 4 दफ़ा नेशनल असम्बली में और सेनेट में 2 दफ़ा नेशनल असम्बली में और 2 दफ़ा सेनेट में जा चुके हैं और उनका अपना हल्का और हमेशा कामयाबी हासिल करते रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के और उनका एक बहुत अहम किरदार, नाम और एक मुकाम है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो शेफील्ड की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना असलम ज़ाहिद साहब का कि जिन्होंने हमें ये शर्फ बख्शा कि भाई हम आपसे बात कर सकें। इस वक्त जो मौजूदा हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो कि PTI और मौलाना कादरी साहब एक बहुत बड़ा हजूम लेके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और असम्बलियाँ साझेदारी चल रही हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बुनियादी तौर पर इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप देखेंगे कि मोस्टली जितनी भी इस्लामी ममालिक हैं उसमें एक मद्दजर्ज कैफियत शामिल है। अफ़गानिस्तान है, इराक़ है, शाम है, सऊदी अरब में भी सूरत हाल बिगड़ रही है, इस तरह पाकिस्तान में भी। बुनियादी तौर पर हम तो 67 साल में ऐसे हालात का शिकार रहे हैं, लेकिन बैन-अक़वामी सतह पर जब भी हालात कोई करवट लेते हैं तो उनका असर पाकिस्तान पर और पाकिस्तान से मुंसलिक बलूचिस्तान, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जो अफ़गानिस्तान से भी मुंसलिक है, ईरान से, और खैबर पख्तूनख्वा भी अफ़गानिस्तान से मुंसलिक है। दूसरी जानिब पंजाब जो है वो हिंदुस्तान से उनकी बॉर्डरें लगती हैं, और ग्वादर जो हमारे बलूचिस्तान का साहिल है वो बाकायदा तौर पर पूरे खलीज पे मुहित है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हमें एक बात वाज़ेह हो जाएगी कि जब भी बैन-अक़वामी हालात तब्दील होते हैं तो यकीनन हमारे मुस्लिम ममालिक में मद्दजज़र होता है। जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने शुरू से लेकर अब तक जब दस्तूर बन रहा था 73 में, तो हमारी कोशिश ये थी मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की और उनके रफ़क़ा की कि इसमें इस्लामी दफ़ात हो। और फिर 7 सितंबर 1974 को क़ादियानियत के हवाले से तमाम मसालिक के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक तरमीम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के दौर में हुई, नामूस रिसालत का क़ानून है, और इस तरीके से आइन के आर्टिकल 227 है जिसके तहत कोई भी क़ानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में इस्लामी नज़रियाती कौंसल है जिसमें तमाम मसालिक के लोग शामिल हैं। तो इन चीज़ों को और नामूस रिसालत का क़ानून, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है मुख्तलिफ़ ताकतों की तरफ से कि जो तरामीम इस्लाम के हवाले से हैं या हुदूद के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से, उनको अक्सर ख़त्म किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियादी कोशिश ये है कि किसी की हुकूमत रहे न रहे, किसी के इक़्तिदार रहे न रहे, लेकिन आईन पाकिस्तान पे ज़क न आए, और ख़ुसूसन वो इस्लामी दफ़ात और ख़त्म नबूवत की तरमीम नामूस रिसालत के हवाले से जिसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई है। और अगर खुदा न खास्ता एक बार आइन ख़त्म हुआ या आइन से ये चीज़ों को निकालने की कोई साजिश कामयाब हुई, यकीनन फिर एक बार हम बंद गली में पहुँचेंगे। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क को इनकलाब की ज़रूरत है या कानून की बालादस्ती? देखिए जी, इनकलाब भी कानूनी हो और आज़ादी भी एक दायरे के अंदर हो, दोनों के लिए कोशान है। और अगर 14 अगस्त से हमारे भाई इमरान खान साहब चीज़ लेकर आए हैं, हमारी सिर्फ इतनी सी इस्तिताअत है कि आप जो मामलात हैं उसको बैठ कर ये तय करें कि अगला कौन होगा, किसके तहत इलेक्शन होंगे, क्योंकि बार बार जो हमारे यहाँ इलेक्शन होती है और उस पर अंगुली उठाई जाती है, इसलिए आइन में तरमीम ज़रूरी है। और अगर असम्बली नहीं रहेगी तो फिर आइन में तरमीम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई दरमियानी राह सियासतदानों ने निकालना है। एक बात मैं वाज़ेह करूँ कि हम समझते हैं कि अगर पूरी पार्लियामेंट आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पीछे खड़ी है, तो मियाँ साहब के लिए ज़रूरी है कि वो किसी और को मीडिएशन और सालिसी के किरदार या सहूलतकार के लिए मुकर्रर करने के बजाय वो पार्लियामेंट को यही इख्तियार दे, सालिसी का भी, सहूलतकार का भी। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो अपने हाथ बांध कर पार्लियामेंट को ही सामने रखे और ये बात कह दे कि जनाब हम पार्लियामेंट के अंदर
ہی فیصلے کریں گے تو پارلیمنٹ اسے مایوس نہیں کرے گی، لیکن اگر پارلیمنٹ کو حفاظت کے لیے تو رکھا جائے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ 14 ماہ سے پارلیمنٹ کے اجلاس اتنے تواتر سے نہیں ہو سکے۔ لوگ تو اب یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ اگر دھرنا ہوگا تو پارلیمنٹ چلے گی، اور پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں جس میں تمام صوبوں کے مساوی نمائندگی ہے، اس کو اگر کسی طریقے سے آپ طے نہیں کریں گے تو اس کا ایک بڑا اثر ہوگا۔ اور 14 ماہ تک جناب وزیر اعظم صاحب سینٹ میں نہیں گئے تو پارلیمنٹ کے ساتھ جو رویہ دوسری جانب سے ہے وہ بھی کوشچن مارک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج پارلیمنٹ آئین کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے تو اس کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ سارا کا سارا اختیار پارلیمنٹ کے حوالے کیا جائے، اور اگر پارلیمنٹ کے حوالے سے اختیار دیا جائے گا تو یہ بحران کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بحران ختم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور حافظ حسین احمد ہمارے ساتھ ہیں اور مولانا اسلم صاحب۔ وقفے کے بعد دوبارہ ایک سوال جو ہے، اس وقت جو پوری دنیا کا فنومینا ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں ان کے اوپر ایک سختی کی جا رہی ہے، کسی تمام ممالک کے اندر جنگ کی جا رہی ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے بھاگنا چاہتا ہے، اور آپ کی ایک یقیناً بہت خوبصورت طائرانہ نظر ہے پوری دنیا پر، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت امریکہ نکلنا چاہتا ہے اور تمام ممالک کے اندر جنگ چھیڑ کے جا رہا ہے، اور یہ کیا تیسری عالمی جنگ جو ہے سائلنس طریقے سے لڑی جا رہی ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ دیکھیے، آپ نے سوال بھی کہہ دیا اور اس کے اندر جواب بھی بتا دیا۔ بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹو کی واپسی کے بعد جو خلا ہے اسے کون پُر کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی کیا ہے کہ وہ طالبان جو اس وقت ہیں، جو قطر میں بیٹھے ہیں، وہ جن سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریسورسز ہیں افغانستان میں، پاکستان میں، خصوصاً بلوچستان میں، جہاں پر گولڈ کے ذخائر ہیں، سلور کے ہیں اور کاپر کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، ہمارے پاس کول ہے ترپال کے حوالے سے، دوسری چیزوں جگہ پر۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں گا کہ اس خلا کو جس طرح پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے عراق میں یا دیگر جگہوں پر، وہ ناکام ہوگا، اور اس لیے ہم جو پھونک کا قدم رکھ رہے ہیں، علامہ طاہر القادری کی باتیں بسروچش میں بڑی اچھی باتیں ہیں، عمران خان صاحب کی سوچ بڑی اچھی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت آئین کا تحفظ اور ملک میں استحکام ضروری ہے، جب تک کہ نیٹو افواج کا انخلا مکمل نہیں ہو جاتا اور اس خطے میں مستحکم امن نہیں آتا، اس وقت تک ملک کو ڈسٹرب کرنا وہ قومی مفاد میں نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ جمعیت علماء اسلام کے بہت بڑے ایک شخصیت مولانا اسلم زاہد صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت برطانیہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، یا خصوصاً ہمارے شیفیلڈ اور رودرم کے گرد و نواح میں جو مسائل ہیں ان کے اوپر وہ کیا، یعنی کہ اپنے بچوں کے مسائل یا تعلیم کے مسائل، تربیت کے مسائل، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کے جو پچھلے دنوں میں اخبار میں نے ہے، خاص طور رادرم کشمیر کے حوالے سے اس میں انتظامیہ سے بھی میٹنگ کی ہے، اس حوالے سے ہمارا واضح نقطۂ نظر ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کسی غلط چیز کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی، اسلام کے حوالے سے بھی جن لوگوں نے جو ہے نا اس طرح کا غلط حرکات کی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ان کے نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے، مسلمان کا نام رکھنے سے آدمی اسلام اور مسلمانوں والے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ تم اس وقت مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرو۔ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں ہمارے لیے محترم ہیں، اسی طرح کسی بھی مذہب کی کوئی بچیاں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور یہاں اس طرح کی جو حرکات جنہوں نے کی ہیں وہ مجرم ہیں، ان کو جو بھی سزا دی جائے وہ بالکل صحیح ہے، اور کسی طرح بھی ہماری کمیونٹی، ہمارے ادارے مسلمان، ہماری مساجد کسی طرح بھی ایسے لوگوں کی نہ حمایت کرتی ہیں نہ سپورٹ کرتی ہیں۔ اس حوالے سے جن لوگوں نے جو اخبار میں مضامین لکھے اور مساجد کے حوالے سے تنقید کی، انہوں نے بالکل غلط کیا ہے۔ مساجد نے ہمیشہ غلط چیز کو غلط کہا ہے اور صحیح کو صحیح کہا ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے کام ہوتے ہیں جو مسجدوں کے قریب ہی نہیں آتے، نہ ان کے بڑے ان کو مسجدوں کے قریب آنے دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہائی سوسائٹی کا لوگ سمجھتے ہیں، اور بعد میں جیسی ایسی چیزوں میں جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر مسجدوں کو وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں جو قتل کر لیتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں کے جو حالات مختصر قبلہ صاحب کی زبانی آپ نے سنے ہیں، اس وقت یہاں پر بھی ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ جس سے اسلام کو
किसी भी सूरत में उसका गलत रुख दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं बल्कि ये कहूँगा, ये आपका गोशगुजार भी करना चाहूँगा और नाज़रीन आपको भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो उन्होंने कम से कम 16-17 ममालिक मुसलमानों के ऊपर जंग मुसल्लत की हुई है, और मुसलमानों का अगर भयानक चेहरा यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि इनके तो इखलाक बहुत अच्छे हैं, ये लोग मुसलमान हो रहे हैं, इनको किसी भी तरीके से गंदा किया जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गंदे होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इनके ममालिक पर जो कुछ कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। तो किबला इसके ऊपर आपकी क्या है, कोई हमें क्या कहना चाहेंगे, हमारे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, हमारे मुल्क की राय और आपकी राय, सेनेट की राय, हुकूमत की राय? देखिए जी, बुनियादी तौर पर अल्लामा साहब ने जिस अंदाज में हसन ज़ाहिर साहब ने बात की है, बात यह है कि अच्छाई जो है वो हर दीन सिखाता है, और मैं समझता हूँ कि अगर मसीहियत है, ईसाई मज़हब है, उसमें भी अच्छाइयाँ हैं बेशक, लेकिन किसी ईसाई की बुराई को उसके मज़हब से मुंसलिक करना जिस तरह ज़्यादती है, इसी तरह किसी भी मुसलमान बच्ची की लग़ज़िश और जुर्म को जो है उसको इस्लाम और मज़हब के साथ नत्ती करना, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन मैं असल बात ये कहूँगा कि इंतहा पसंदी जिसके ख़िलाफ़ आलमी सतह पर इस वक्त एक हवा बना दिया गया है या खड़ा कर दिया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जब भी तो उलमा इस्लाम ख़ुद इन हवालों से जो है कोशिश करती है कि हम पार्लिमानी तौर पर, कानूनी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर उसके ज़रिए मसाइल को हल करें, असलियत की बुनियाद पर किसी तरीके से अपना निज़ाम या अपनी बात मनाने की हमने पहले भी मुखालिफत की, अब भी करेंगे। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई नौजवान असलहा उठाकर इंतहा पसंदी की राह अपना कर काम करता है, वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन जिस तरह आज हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी कुछ नौजवान इंतहा पसंदी करते हैं। हम समझते हैं कि इंतहा पसंद अगर कोई मुसलमान उसकी भी मज़म्मत की जाती है तो फिर खुले दिल से उन लोगों की भी मज़म्मत जो है यहाँ की कमेटी करे जो अपनी मसीहियत की बुनियाद पर या दीगर हवालों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहा पसंदी की बात करते हैं। और मैंने जिस तरह ये बात की है, इस्लाम का दीन जो है वो सलामती का दीन है, इज़्ज़त और एहतराम का दीन है, और किसी के इनफरादी फ़ेल से उसे इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़ेल करार देना ये बहुत बड़ी जाति है। मैं इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ हाफ़िज़ हुसैन अहमद का और मौलाना हसन ज़ाहिर साहब का, और नाज़रीन ये कहना चाहूँगा कि उनका कहना है कि इस्लाम सलामती का मज़हब है और ये इज़्ज़त करता है तमाम मज़ाहिब की, और ये चाहता है कि दहशतगर्द अगर कोई किसी भी मज़हब, कौम, फ़िरका और किसी भी इंतहा पसंद हो तो वो गलत है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। और यही इस्लाम का हुस्न है कि इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है, और ये लोग प्रचार करते हैं दीन की सलामती का, इस्लाम की सलामती का, बल्कि उससे बढ़कर इंसानियत का प्रचार करने वाले लोग हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए और इनकी बातों को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद फ़याज़ हसन नकवी को शेफील्ड से इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।